Hello students, History chapter number 2, New Kingdoms. In this chapter, we will learn about three most powerful dynasty, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा and पालाज. और इसके अलावा इन्वेडर्स, फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द राजपूत एंड देयर ओरिजिन, राजपूत और उसका ओरिजिन. तो इस यहाँ तक देखिए, जो राजपूत वर्ड्स है ऐसा माना जाता था राजा का बेटा, लेकिन जो हिस्टोरियन, स्कॉलर्स में जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट होते थे उनको स्कॉलर्स बोलते थे. वो उन्होंने कहा कि जो राजपूत होते थे, राजा होते थे, वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे. मीन्स वो क्षत्रिय कास्ट के होते थे और उनके जो वंशज थे वो सन डायनेस्टी, सूर्यवंशी एंड द मून डायनेस्टी, चंद्रवंशी. However, believed then the Rajput were descendant of Central Asian group such as Shakaj. अब देखिए, प्रतिहारा राजपूत clan along with two other powerful kingdom dominated northern India from 750-1000 later. Other Rajput clans began to establish their own kingdoms. जो ये राजपूत थे प्रतिहारा अपने own kingdoms establish करते थे. अब कैसे करते थे? ये एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे और उनको हरा करके आगे उस प्लेस को कैप्चर कर लेते थे. तो दीज किंगडम्स ऑलवेज फॉट अमंग्स देमसेल्फ, हालांकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे. रिवेलरी बिटवीन रीजनल पावर्स, अब रीजनल पावर्स ये आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदी कर रहते थे. इन द अर्ली मिडीवियल पीरियड, मीन्स बीच का मिडिल पीरियड में लगातार एक दूसरे से वॉर करते रहते थे आपस में. तो जब आपस में वॉर करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे, बैटल लड़ते रहते थे, तो जो बाहर का होता था वो उसका फायदा उठा लेता था. तो अब ये जो प्रतिहाराज थे वो वेस्टर्न इंडिया, इस जो आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो इस साइड वेस्टर्न इंडिया, पालाज बंगाल एंड बिहार और राष्ट्रकूटा डेक्कन में इन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया. ये तीन मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी उभर करके आई, पालाज, राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहाराज. दीज देयर रीजनल पावर्स वर इंगेज्ड इन वॉर्स विथ वन अनदर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थर्न इंडिया. और ये जो थे वो नॉर्थर्न इंडिया मीन्स उत्तर भारत को कंट्रोल करने में सक्षम थे. तो अब बैंक्स ऑफ द रिवर कन्नौज वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर. जो कन्नौज जो सिटी थी वो कहाँ पर लोकेटेड थी? रिवर, गंगा नदी के किनारे, गंगा के पास. और इसी वही जो गंगा रिवर थी वो बहुत रिच और प्रॉस्पेरस मानी जाती थी फॉर ट्रेड के हिसाब से. दिस ट्राइपेराइट स्ट्रगल फाइनली वीकेंड ऑल द थ्री किंगडम्स. और बाद में क्या हुआ? ये तीन ट्राइपेराइट मीन्स थ्री पार्टीज बोलते हैं इनको. कौन सी थ्री पार्टीज मैंने बताया? प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटा एंड पालाज. तो अब इसका वैसे देखिए शॉर्ट फॉर्म में, राजपूत लिटरली मीनिंग द सन ऑफ ए किंग, क्लेम डिसेंट फ्रॉम द सन और मून डायनेस्टी. द थ्री मेन फैमिलीज वर द प्रतिहाराज, पालाज एंड द राष्ट्रकूटा हु वर रिवेल्स. अब देखिए रिवेलरी बिटवीन द गुर्जरा प्रतिहारा. अब गुर्जरा प्रतिहारा जो थे यहाँ कहाँ पर थे? गुजरात एंड राजस्थान को इन लोगों ने कंट्रोल किया था. द फाउंडर वाज नागा भट्ट. जो इनके फाउंडर थे किस प्रतिहाराज के, गुर्जरा प्रतिहारा के, वो नागा भट्ट फर्स्ट. दे गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागा भट्ट. इन्होंने कौन से स्टेट को इस्टेब्लिश किया था? मारवाड़ इन राजस्थान. The empire by conquering Malwa and Bharuch during his reign, he defeated the Arabs who wanted to. और इन्होंने इस के दौरान इन्होंने अरब्स को हराया था जो मालवा को सीज मीन्स कब्जा करना चाहते थे. और इसी डायनेस्टी, प्रतिहारा डायनेस्टी को आगे बढ़ाया, शीर्ष तक ले गए मिहिर भोजा, जिनको भोजा द ग्रेट भी कहा जाता था.
उन्होंने अब देखिए ये लोग क्या करते थे, अपने राज्य को एक को हरा करके आगे बढ़ते जाते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे उस जगह को। जैसे आप इस मैप में देख रहे हैं, यहाँ गुर्जरा प्रतिहाराज, तो ऐसे हरा करके बैटल लड़ते थे। वैसे तो कोई दे नहीं देगा अपना प्लेस, तो वो क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, और जो राजा हार जाता था उसको हरा करके आगे बढ़ जाते थे। तब मिहिर भोजा, इन्होंने कहाँ तक अपना राज को एक्सटेंड किया, पंजाब, अवध, मालवा एंड गुजरात तक। पंजाब, अवध, यहाँ पे नॉर्थन इंडिया में। और अपनी कैपिटल जो थी उन्होंने कन्नौज में इस्टेब्लिश की। ट्रेड बिटवीन द प्रतिहारा एंड सेंट्रल एशिया फ्लोरिश्ड, तब उस जगह में ट्रेड फल फूल रहा था। द किंगडम हैड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एंड डिफाइंड कैवलरी, उस राज्य में अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और कैवलरी मीन्स घोड़ों की सेना। कंटिन्यूअस वॉर्स एंड इन्वेंशन बाय मोहम्मद ऑफ गजनी फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द प्रतिहारा, फिर लगातार युद्ध लड़ते लड़ते जो मोहम्मद ऑफ गजनी थी उसने प्रतिहाराज का अंत कर दिया 10th सेंचुरी में। पालाज, द पालाज रूल्ड ओवर द स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल। अब जो पालाज थे उन्होंने यहाँ पर किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड नेपाल में। ये लोग भी क्या ऐसे हरा करके आगे बढ़ते जाते हैं और उस राज्य को कैप्चर कर लेते हैं। फाउंडर कौन थे, गोपाल। ये अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, स्कॉलर जैसे मैंने बताया जो बहुत पढ़े लिखे होते थे, इंटेलिजेंट होते थे। तारहंता ने क्या कहा, गोपाला द फाउंडर। पालाज डेंसिटी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, गोपाला। वॉज इलेक्टेड एज किंग 750। वेरियस चिफ्टियंस मीन सरदार ऑफ द स्टेट, जो वहां पे चिफ्टियंस थे उनके द्वारा वो चुने गए थे। द पालाज फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये लोग भी, राजा लोग क्या करते थे, अपने राज्य को बढ़ाते जाते थे, एक दूसरे को हरा करके बढ़ते जाते थे आगे और उसको कैप्चर कर लेते थे, अपने राज्य की सीमा को बढ़ा देते थे, जैसे इस समय चाइना कर रहा है। दे हैड टू फेस प्रॉब्लम्स विद द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटा। देवपाला एंड महिपाला ये दो ब्रदर थे। वर सम ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स, प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ, तो देवपाला और महिपाला ये इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डेंसिटी के, पालाज डेंसिटी के। द लास्ट एंड ग्रेट रूलर ऑफ द डेनेस्टी आफ्टर रामपाला, जो रामपाला था वो इस डेनेस्टी के लास्ट रूलर थे, मीन्स लास्ट शासक थे पालाज डेंसिटी के। द एम्पायर इवेंचुअली disintegrated in the 12th century as under the impact of the खिलजी invasion, means आक्रमणकारी। अब इनको इस शॉर्ट में देखिए, द पालाज का। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वर टू ब्रदर्स, कौन से थे वो, धर्मपाला एंड देवपाला। द पालाज वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिस्ट, और ये बुद्धिस्ट को मानने वाले थे। धर्मपाला ने विक्रमशिला का फाउंडर रखे थे, नींव रखी थी, जो एक बहुत फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार, मीन शिक्षा का स्थान है, सेंटर है। कौन सा, विक्रमशिला, कहाँ पर है, बिहार में। द पालाज आल्सो हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया, और कहाँ पर ये ट्रेड करते थे, किससे लिंक थे उनके, साउथ ईस्ट एशिया में। अब आई द राष्ट्रकूटाज। इन संस्कृत द वर्ड राष्ट्र मीन्स टेरिटरी एंड कुटा मीन्स चेप्टियन मीन्स सरदार, उसका मुखिया। द राष्ट्रकूटा वर चेप्टियंस इन सेंट्रल इंडिया बिफोर अज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द डेक्कन, यहाँ पर इन द डेक्कन। द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी बाय डिफीटिंग द चालुक्य ऑफ बादामी, जो इसके जो फाउंडर थे दांती दुर्ग, एक बहुत पावरफुल किंग थे दांती दुर्ग, बहुत पावरफुल राजा थे दांती दुर्ग। इन्होंने चालुक्याज को हरा दिया था, चालुक्याज को हरा करके वहां पर डेक्कन में अपना कब्जा कर लिया था, किसने, राष्ट्रकूटा ने। तो राष्ट्रकूटा के फाउंडर कौन थे, दांती दुर्ग। द राष्ट्रकूटा रूलर्स वर एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेट वॉरियर्स, जो राष्ट्रकूटा थे वो ग्रेट वॉरियर्स मीन्स महान योद्धा माने जाते थे और कुशल प्रशासनिक सेवा में माने जाते थे। देयर इनविजिबल आर्मीज ओवररन द टेरिटरीज फ्रॉम केप
Communion to Kannauj and forms Banaras to Bharuch. They fought the Palaj and the Prithyaraj and also came into conflict with the Pallavas and Kanchipuram. इन्होंने किससे पालाज और पृथ्वीराज को हरा करके कांचीपुरम में अपना वो किया. The Rashtrakutas built several capitals of their empires grew. अब राष्ट्रकूटा जो थे वो बहुत महान शासक थे, बहुत महान योद्धा माने जाते थे. उन्हें कई सारे एम्पायर्स को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जैसे मालाखेड़ और मान्यखेला इन द गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका. और इन्होंने ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल बनाए के अजंता एंड एलोरा की केव जो मुंबई के समुद्र तट के किनारों को घेरती हैं. तो राष्ट्रकूटा फ्रॉम द ब्यूटीफुल कैलासा टेम्पल दैट दे बुल्ट इन एलोरा, द टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर आल्सो मेड बाय देम. अब इसमें देखिए राष्ट्रकूटा का शॉर्ट देखिए. दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दांती दुर्ग. ये किसके उसमें ज्यादा आगे बढ़ा? दांती दुर्ग जो बहुत मोस्ट पावरफुल किंग था. द राष्ट्रकूटा रूलर्स वर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेट वॉरियर. जो राष्ट्रकूटा थे वो किससे एबल थे? मीन्स बहुत महान योद्धा, कुशल शासक, प्रशासन माने जाते थे. इन्होंने क्या क्या बनवाया? द कैलासा टेम्पल इन एलोरा एंड द टेम्पल्स इन द एलिफेंटा केव्स वर बुल्ट बाय देम. अब चमानाज देखिए. चमानाज जिसको चौहान्स भी बोलते हैं. द चमानाज are the Chamanas. Chauhans are the Chamanas originally came from Amber in Rajasthan. ऐसा माना जाता था कि जो उनका ओरिजिन था वो कहाँ से थे? राजस्थान से. Between 8th and 9th century, the Chauhans were vassals of the Prithyaraj, but broke free from them in the 11th century. फिर वो 11th century में क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए. By the 12th century, the Chauhans dominated Delhi, Ajmer and Ranthambore. The Chauhans attained glory under पृथ्वीराज चौहान के अंडर में. मीन्स उनके अंडर में उन्होंने ये बहुत आगे बढ़े. चमानाज जो थे चौहान्स पृथ्वीराज चौहान के अंडर में वो शीर्ष तक पहुंचे और दिल्ली पर वो बैठे. His rule was important as he was the last Rajput king to sit on the throne of Delhi. वो लास्ट किंग्स थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे. हिज किंगडम इंक्लूडेड मच ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान. ये मोहम्मद गौरी कहाँ का था? मोहम्मद ऑफ गौर अफगानिस्तान से आया था. इन्वेडेड पंजाब थ्रू द खैबर पास, हुज आर्मी रश टू द डिफेंस ऑफ द founder, and the two armies met in Tehran in present day. हर बार जो तेहरान है वो इस समय कहाँ पर है? हरियाणा में. तो इनके दो युद्ध लड़े गए थे. फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान एंड सेकंड बैटल ऑफ तेहरान. जो फर्स्ट बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी को हरा दिया था. लेकिन फिर उसने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को और शक्तिशाली बनाया और उस पर फिर आकर के पृथ्वीराज चौहान की सेना पर क्या किया? आक्रमण कर दिया. तो जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन था उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे और उसको कैदी बना करके पृथ्वीराज चौहान को कैदी कर लिया और उनको मार दिया. अब देखिए चमानाज का. द चौहान्स अटेन ग्लोरी अंडर पृथ्वीराज चौहान. जो चौहानों ने शीर्ष पर पहुंचे किसके अंडर, किसके नेतृत्व में पहुंचे थे? पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में पहुंचे थे. हिज रूल वाज इम्पोर्टेंट एज ही वाज द लास्ट राजपूत किंग टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली. जो इन चौहानास के जो लास्ट राजपूत थे, जो लास्ट मीन्स आखिरी जो राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, दिल्ली की गद्दी को संभालने वाले. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर एंड पृथ्वीराज चौहान. पहला जो युद्ध था पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और सेकंड वाला पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए थे. तो पृथ्वीराज लॉस्ट इन द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान एंड वाज किल्ड. और उनको क्या किया था? मार दिया था.
अब एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि राजा सिर्फ लड़ाई ही लड़ता था। अब लड़ाई लड़ने के लिए उनको एक कुशल प्रशासनिक की भी जरूरत पड़ती थी। तो द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंगडम। ही अज्यूम्ड टाइटल सच एज परमभद्रक एंड महाराजाधिराजा इन कन्वे हिज पावर एंड माइट। तो जो किंग होता था वो सुप्रीम होता था अपनी आर्मी का, वही सारे जो डिसीजन लेते थे किंग ही लेते थे। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड वॉज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वो मिनिस्ट्री को भी असिस्ट करते थे, बनाते थे, एक मिनिस्ट्री बनाते थे और सबका जो डिवाइडेड काम था सबको अलग अलग उसका बनाते थे, मिनिस्टर बनाते थे हर विभाग का। जैसे महामंत्री क्या करते थे, सेपरेट मिनिस्टर होते थे, ईच एज द सांधी विग्रहिका फॉरेन मिनिस्टर को कहा जाता था। ऑफिसर ऑफ फोर्स, गार्ड ऑफ रॉयल पैलेसेस, महासेनापति कमांडर ऑफ द आर्मी, महासेनापति को कमांडर ऑफ द आर्मी बोलते थे। राजपुरोहित रॉयल प्रीस्ट में जो राजा के रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, शेयर मनी होती थी उसको राजपुरोहित सब परफॉर्म करते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। जो किंगडम था वो यूनिट्स में डिवाइड होता था जिसको बुक्टीज बोलते थे। फिर वो बुक्टीज आगे चल करके विश्यास में डिवाइड हो जाती थी। द स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वो विलेज होती थी और इसका जो चीफ होता था, हेड होता था, उसको ग्रामपति बोलते थे। द विलेज हेड कमेटीज, और वही जो हेड होता था ग्रामपति उसी विलेज का पूरा देखरेख करता था, उसी के नेतृत्व में। दे वर्कड इन कॉर्पोरेशन विद द विलेज हेडमैन। एज द पावर ऑफ द किंग वीकन, जैसे जैसे राजा की पावर कम होती जाती थी तो सामंताज बोलते थे उनको, वो दे देते थे सामंताज को अपनी उनकी राजा का पावर कम हो जाती, कमजोर पड़ता जाता था तो वो लैंड या उस जगह को देख रेख करने के लिए जो उनके सामंताज होते थे राजा के नीचे, उनको वो कब दे देते थे कि आप अब इसकी देखभाल करो। द लैंड वॉज गिवन टू देम फॉर ए शॉर्ट टाइम इन प्लेस ऑफ सैलरी। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दिस एरिया। द डिफीटेड वर आल्सो अलाउड टू रूल अंडर द, और ये सब क्या करते थे, तो वहां से टैक्स को कलेक्ट करते थे और राजा को देते थे। किस उसमें देते थे और उनकी कैसे हेल्प करते थे, आर्मी बनाने में, आर्मी खड़ी करने में और सेना को खड़ी करने में। द आर्मी, अब इन शॉर्ट फॉर्म में देखिए, द किंग वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। एज टाइम पास्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द किंग बिकेम वीक बिकॉज ही गेव अवे लैंड टू पीपल कॉल्ड भोगपति। जब वो राजा की पोजीशन कमजोर होती जाती थी तो अपनी जमीन किसको दे देता था, भोगपति को, वही देखभाल करते थे। सम एरियाज वर रूल्ड बाय डिफीटेड रूलर्स कॉल्ड समानता। कुछ जो एरियाज होते थे तो वो समानताज उनमें रूल करते थे। द किंग डिपेंडेंट ऑन द भोगपति एंड द समानताज फॉर द आर्मी एंड रेवेन्यू। और जो किंग था वो समानताज पर डिपेंड रहते थे। किस चीज पर डिपेंड रहते थे, किसके लिए, आर्मी और रेवेन्यू, मीन्स वही आर्मी को संभालते थे और लोगों से रेवेन्यू मीन्स टैक्स कलेक्ट करते थे। अब सोशल लाइफ कैसी थी, द कास्ट सिस्टम वाज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द राजपूत। द राजपूत वर छत्री एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वॉरियर्स। जो राजपूत होते थे वो छत्री होते थे और वो युद्ध लड़ते थे, उनकी ड्यूटी थी कि आप युद्ध में लड़ो जाके। दे अलोंग विद द ब्राह्मण प्रीस्ट, ब्राह्मण का क्या काम होता था, पूजा पाठ करना। एंजॉयड द हाईएस्ट स्टेटस इन सोसाइटी, तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे वो हाईएस्ट स्टेटस के होते थे। द वेरियस वैश्य मर्चेंट्स एंड ट्रेडर, और जो वैश्य होते थे, पता है आपको 4 कास्ट होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो वैश्य होते थे वो ट्रेडर्स संभालते थे, मतलब व्यापार को देखते थे। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम क्वाइट रिजिड बाय द टाइम एज मेंशन अल बुरानी इन तहकीक। तो अल बुरानी जो एक थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, तहकीक अ हिंद। देयर इज आल्सो रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ ए न्यू ग्रुप कॉल्ड द
कायस्थ हु सीम टू हैव परफॉर्म क्लरिकल वर्क, जो अकाउंट का लेखा जोखा रखते थे। पोजीशन क्या थी वोमेन की, वो द पोजीशन ऑफ वोमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में वोमेन किसी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, किसी भी काम में उनका भाग लेना अच्छा नहीं माना जाता था। सती एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस्ड, पॉलीगैमी मीन्स बहुस्वमर वॉज आल्सो कॉमन, कई शादियां कर सकते थे। प्रिंसेस कुड चूज देयर हस्बैंड थ्रू अ स्वयंवर सेरेमनी, प्रिंसेस जो थी राजकुमारियां जो थी वो उनको चूज करने का, अपना खुद हस्बैंड चूज करने का राइट था, जिसको स्वयंवर सेरेमनी बोली जाती थी। अब इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था उस पीरियड में, मिडिल पीरियड में। इम्पोर्टेंट रोल ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के होता था। द मेडिटेरियन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लोरिशड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द मेन एक्सपोर्ट्स वर टेक्सटाइल, जो एक्सपोर्ट करते थे स्पाइसेस था, टेक्सटाइल और प्रीसियस स्टोन को करते थे। इंपोर्ट कौन सा होता था, स्टोन्स, हॉर्सेस, मेटल्स एंड स्टोन्स वर इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्ट किए जाते थे और ये सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे, टेक्सटाइल स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। सिंस द राजपूत क्लैंस वर मैनी अनकंट्रोल्ड स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज, ईच किंग इशूड अ ओन कॉइन, और जो राजा था अपना ओन कॉइन, खुद का सिक्का इशू करता था, मीन्स जारी करते थे। द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द, जो इंट्रेंसिक में वास्तविक, जो वास्तविक वैल्यू होती थी उसको धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी वैल्यू क्या होती गई, खत्म होती गई, मीन्स किसी फिर उसको मानने नहीं लगे, खत्म, उसकी वैल्यू खत्म होती जाती थी। इन्वेंशन इन इंडिया, आक्रमणकारी, इंडिया में आक्रमणकारी दो आए थे, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। ये क्या करते थे मोहम्मद ऑफ गजनी, एक टर्किश किंग था, सुबह किस बाद द रूलर ऑफ गजनी, तो वो कहाँ का रूलर था, शासक था गजनी का, इसलिए उसको कहते थे महमूद ऑफ गजनी का महमूद। वेन सुबेकीगान डाइड इन 997 ही वाज सक्सीड बाय हिज, जब सुबेक्तेगिन जब मर गया, मीन्स डेथ हो गई उसकी, तो उसके बेटे ने आगे बढ़ाया महमूद ऑफ गजनी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। महमूद हैड लर्न अबाउट द इनॉर्मस वेल्थ इन इंडिया, महमूद को पता था कि इंडिया में बहुत सारी धन संपत्ति है, और वो कहाँ पर रखते थे, मंदिर में, टेम्पल्स में रखते थे। हालांकि वो इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पे रुकने का, वो क्या करता था, आता था, आक्रमण करता था और मंदिरों को लूट करके ले जाता था अपने एरिया में। और कितनी बार उसने अटैक किया है इंडिया में, 17 टाइम्स, बिटवीन 1001 एंड 1027, इनके बीच में उसने 17 बार इंडिया पर अटैक किया। कौन सी जगह पे, मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर एंड पंजाब। और कहाँ पर वो अटैक करता था, टेम्पल्स में, उसको पता रहता था, उसको इस बात की उसको नॉलेज थी कि ये जो इंडिया के लोग हैं अपना धन दौलत, जो सोने चांदी के सिक्के मूर्तियां कहाँ पे रखते हैं, टेम्पल्स में, इसलिए वो टेम्पल को ही अपना निशाना बनाता था। महमूद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया, हालांकि वो रूल नहीं करना चाहता था, इंडिया में रहना नहीं चाहता था, वो यहाँ से लूट करके ले जाता था और अपनी जगह पर, अपने एरिया में जहाँ का था वहाँ पर वो कॉलेजेस, इस रोड्स और ये मॉस्क, टॉम, ये सब बनवाता था। स्कॉलर, और उसकी कोर्ट में 2 स्कॉलर्स रहते थे जो बहुत फेमस थे, अलबरूनी एंड फिरदौसी। तो कौन से उसकी कोर्ट में 2 स्कॉलर्स थे इंपॉर्टेंट, अलबरूनी एंड फिरदौसी। फिरदौसी ने एक बुक लिखी थी शाहनामा, किसके ऊपर, द बायोग्राफी ऑफ महमूद गजनी। अलबरूनी ने एक लिखी थी बुक तहकीक-ए-हिंद, वो इंडिया के लोगों के बारे में लिखी थी। अटैक्स डिवास्टेड नॉर्थन इंडिया एंड द पाव द वे फॉर फ्यूचर इन्वेंशन आफ्टर हिज डेथ 1030। द सक्सेसर शोड नो इंटरेस्ट इन इंडिया, जो उसके आगे बढ़ने वाले इंडिया में उन्होंने रहना पसंद नहीं किया, मीन्स वो इंडिया में रूल करना नहीं चाहते थे। अब महमूद ऑफ गजनी का देखिए,
महमूद गजनी वॉज द सन ऑफ टर्किस्लैब, जो महमूद गजनी था वो सन ऑफ टर्किस्लैब, टर्किस का था। ही मेड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूल ऑफ द गजनी। कहाँ पर उसने अटैक किया था? अटैक पंजाब, पेशेवर, सोमनाथ एंड अदर प्लेसेस इन नॉर्थर्न इंडिया। हालांकि बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड विद द अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टेम्पल्स, वो जानता था कि कहाँ पर धन संपत्ति इंडिया की है, टेम्पल्स में रहती थी। जैसा कि आप ये पर्शियन मिनिएचर शोइंग ए बैटल सीन फ्रॉम द शाहनामा रिटन बाय फिरदौसी ने जो शाहनामा लिखी थी उसमें ये बैटल का सीन दिखाया गया है। अब ये मोहम्मद गौरी, तो महमूद गजनी ने कितने बार अटैक किया था इंडिया में? 17 टाइम्स। कहाँ करता था? टेम्पल्स में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ascended the throne of Ghazni after his brother Ghiyasuddin death in 1202. We have already read about the first and second battles of Tehran in 1191 में 2 लड़े गए थे, आपको पता है, बताया है। पहला जो था पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे में वो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। आफ्टर पृथ्वीराज चौहान डेथ मोहम्मद गौरी बिकेम द मास्टर ऑफ द दिल्ली रीजन। जब लास्ट किंग थे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले, तो जब उनको मार दिया था तो कौन बैठ गया था? मोहम्मद गौरी। दिल्ली की सल्तनत उसको मिल गई थी। एंड ईस्टर्न राजस्थान एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। अब यहीं पर इंडिया में टर्किश रूल का नींव पड़ गई थी। किसके मरने के बाद? पृथ्वीराज चौहान की। तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन कौन था? टर्किश रूल। ही आल्सो डिफेटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन, और फिर उसने किसको हराया था? जयचंद कन्नौज। और जयचंद जो था, जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान को उसने मारा था। बिटवीन 1192 एंड 1206 टर्किश रूल एक्सटेंडेड ओवर द गंगा, यमुना, दाहोद, बिहार एंड, जो टर्किश रूल था वो अपना बढ़ाना चाहते थे। कहाँ पर? गंगा, यमुना, दाहोद, बिहार एंड बंगाल, ऐसे लाना चाहते थे। मोहम्मद गौरी डिड नॉट स्टे इन इंडिया। हालांकि मोहम्मद गौरी भी इंडिया में शासन करना नहीं चाहता था। ही लेफ्ट द प्रोमिनेंस दैट ही हैड कंक्वर्ड इन द हैंड्स ऑफ हिज स्लेव्स हु एक्टेड एज हिज रीजनल गवर्नर। दे सेट अप दिल्ली सल्तनत अबाउट विच वी विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर। अब मोहम्मद गौरी के बारे में देखिए इन शॉर्ट में। तो ascended the throne in 1173 at the same time Prithviraj Chauhan ascended the throne of Delhi. The two fought 2 battles लड़े गए थे। In the first battle Tehran पृथ्वीराज defeated मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उनको प्रिजनर कैदी बना करके उनको मार दिया था। मोहम्मद गौरी बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली। अब पृथ्वीराज चौहान के बाद कौन दिल्ली का मास्टर बन गया था? मोहम्मद गौरी। और ये सब किसकी वजह से होता था? क्यों हार जाते थे? लैक ऑफ यूनिटी, मीन्स राजाओं में जो थी उनमें यूनिटी नहीं होती थी, और उनकी जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, वो कमजोर होती थी। और जो ये मुगल शासक होते थे उनकी आर्मी कैसी होती थी? स्ट्रांग होती थी, और कैलेवरी भी स्ट्रांग होती थी, मीन जो घोड़ों की सेना होती थी वो भी अच्छे होते थे। केस स्टडी द चोलाज। वी रीड अबाउट द राइज ऑफ चोलाज अंडर Karikala Chola. For a while the Cholas dimmed into obscurity until they rose again in 9th century of under Vijayalyas. जो विजाल्या थे उनके अंडर में इन्होंने आगे बढ़ाया जो चोलाज डेंसिटी थी। द चोलाज किंगडम इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन नॉर्थ साउथ इंडिया। जो चोलाज डेंसिटी थी उन्होंने साउथ इंडिया को, पहले अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे? नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन में। अब जो चोला डेंसिटी ने कहाँ पर रूल किया था? साउथ इंडिया में। तो 2 राजा उभर करके आए स्ट्रॉन्गर, राजा एंड राजेंद्र चोला वर द मोस्ट फेमस ऑफ द चोला किंग। जो चोला किंग के 2 राजा थे जो फेमस किंग थे, कौन से थे? राजा एंड राजेंद्र चोला। वॉर्म द डेंसिटी बिकेम ए मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर, जिसके अंडर में
मिलिट्री पावर और ये सारी सोशल होती थी। राजा राजा 985 एंड 1000 सी। राजा राजा वॉज ए वेरी पावरफुल रूलर, बहुत पावरफुल था। ही डिफीटेड द चेराज एट तिरुवनंतपुरम। उन्होंने किसको डिफीट किया था? चेराज को तिरुवनंतपुरम में, और पांड्याज को मद्रोह में, और चौलक्याज को डेक्कन में। तो यहाँ पर वो हरा करके, मैंने जैसे बोला कि वो हराते जाते थे और अपने किंगडम को एक्सटेंड करते जाते, तो उसने हरा करके यहाँ पर साउथ इंडिया के इधर बढ़ गया। तो ही कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ श्रीलंका। फिर उसने ये साउथ इंडिया को हरा करके यहाँ श्रीलंका की तरफ भी कैप्चर कर लिया। ही वॉज एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूल्ड हिज एम्पायर क्वाइट एफिशिएंटली। वो बहुत कुशल प्रशासनिक था। ही इज मोस्ट वेल नोन फॉर हैविंग कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल भद्रेश्वर टेम्पल इन तंजौर। उसने कौन सा बनवाया था? तंजौर में भद्रेश्वर टेम्पल, जो बहुत ही फेमस है। अब देखिए राजा राजा के बाद कौन सा हुआ उसका सक्सेसर? राजेंद्र चोला, उसका बेटा। यही तो इसी को डायनेस्टी बोलते हैं, एक ही फैमिली के लोगों को द्वारा रूल करना। ही कंप्लीटेड द कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका दैट हिज फादर हैड बिगन। जो उसके फादर ने शुरू किया था, फिर उसने वहीं से शुरू कर दिया। राजेंद्र चोला क्रॉस द रिवर गंगा एंड डिफीटेड महिपाला। और उसने रिवर गंगा को क्रॉस करके महिपाला को, जो पाला डायनेस्टी के थे महिपाला, उसको हरा दिया। जब उसको हरा दिया तो वहां पे कहाँ पे रूल करने लगा? बंगाल में। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ गांगीकोंडा एट द कंक्वर ऑफ द गंगा। उसने अपने आप को किस टाइटल से सम्मानित किया? गांगीकोंडा। किसको कहा जाता था? राजेंद्र चोला को, जो बहुत मोस्ट पावरफुल किंग था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू सिटी। उसने एक नए शहर की स्थापना की जिसको गांगीकोंडा चोलापुरम का नाम दिया गया। टू कॉमरेट हिज विक्ट्री इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर हिज लॉन्ग रूल, राजेंद्र चोला was succeeded by his 3 sons one after the other। राजेंद्र चोला था, उस बहुत समय तक उसने राज किया, तकरीबन 100 साल। फिर राजेंद्र चोला के बाद उसके 3 बेटे एक के बाद एक वहां पर अपना राज किया। द चोला इंस्क्रिप्शंस। अब देखिए इन शॉर्ट में राजेंद्र चोला का। तो चोला, राजेंद्र चोला, he transferred the kingdom from a small one to a rich and powerful empire, defeated the Cheras and Pandyas to control the Malabar and Coromandel coast, constructed कौन सा मंदिर बनवाया था? भद्रेश्वर तंजौर में। राजेंद्र चोला किसका बेटा था? राजा का। उसने कहाँ पर अपना राज्य किया? श्रीलंका में, कंप्लीट श्रीलंका तक, और अपना एक्सपेंड कर दिया। रूलर ऑफ बंगाल को हरा करके, गंगा को क्रॉस करके, उसने महिपाला मीन्स जो रूलर ऑफ बंगाल था उसको हरा दिया था। कौन सा टेम्पल बनवाया था? भद्रेश्वर टेम्पल। अब चोला इंस्क्रिप्शंस जानते हैं, जो स्टोन और वॉल्स पे लिखी जाती थी, शिलालेख। द मेन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलाज डायनेस्टी, द न्यूमरस चोलाज इंस्क्रिप्शंस। These inscriptions give us information about the military achievements of this ruler and provide details of land grants, donation and revenue collection। तो इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता था? राजा के बारे में, उसने अपना कैसी उसकी मिलिट्री थी, कैसे उसने रूल किया और कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। द चोलाज इंस्क्रिप्शंस आर कर्व्ड ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ देयर टेम्पल्स एंड कॉपर प्लेट्स। और किस पे ये लिखे जाते थे? कॉपर प्लेट्स पे और स्टोन, जो टेम्पल्स की स्टोन वॉल्स होती थी। There are several inscriptions on the wall of the भद्रेश्वर टेम्पल। ये अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप भद्रेश्वर टेम्पल जाएंगे। इंस्क्रिप्शन को which give on details of the achievements of Raja and the land grants given by his mother and sister. Other inscriptions tell us about functions of village assemblies, crafts, trade guilds and trade टेम्पल ऑफ ए ब्राह्मण रिसीव्ड एंड लैंड। तो जो इंस्क्रिप्शन क्या होती थी, उसमें राजा के बारे में लिखा जाता था कि राजा ने कब युद्ध किया, कैसा उसका पावर था, कैसे अपने राज्य को चलाते थे, वो सब लिखा जाता था उनकी प्रेज में, मीन्स उनकी प्रशंसा में। ग्रैंड्स फॉर ए रूलिंग किंग, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड द कॉपर प्लेट्स वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द ग्रांट। कॉपर प्लेट्स वर आल्सो यूज टू राइट अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और उस कॉपर प्लेट पे क्या लिखी जाती थी?
जो मेन इवेंट्स होते थे उसके ऊपर लिखे जाते थे, कब लड़ाई लड़ी, कौन सा जीता, कौन सा हारा, क्या क्या उन्हें किया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग्स एंड पीपल। कॉपर प्लेट्स वर स्ट्रंग टुगेदर ऑन ए ह्यूज रिंग विद ए रॉयल सील अटैच्ड। The copper plate inscriptions were found incidentally by farmers plowing their fields in abandoned houses and buildings. What do inscriptions say? क्या कहती है? The inscriptions start with varies the Sanskrit in praise of gods and goddess of the ruling family, means या तो उसके गॉड और गॉडेस और रूलिंग फैमिली के बारे में लिखी होती थी, और वो भी संस्कृत में लिखी होती थी, जो हम लोग अब पढ़ नहीं सकते हैं। संस्कृत लैंग्वेज में वो जो लिखते थे वो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो प्रशंसा में लिखते थे, या तो देवी देवताओं या फिर राजा के बारे में जो रूलिंग फैमिली होती थी। Then continue with the prasasti which has the names of the ruler and his ancestor and mention his ruler achievements and conquests। और वो प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा करना, प्रशस्ति उसका नाम दिया जाता था कि प्रशस्ति राजा के बारे में उसकी बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, कैसे रूल किया, क्या क्या उसके अचीवमेंट्स होते थे। Then there is a donor description of it happens to someone other than the king. After this comes a detailed description of the receiver. Then comes the description of the objects donated such as money, cattle, lambs, ornaments, taxes। और ये सब जो राजा को ये देते थे आकर के, जैसे मनी, कैटल, लैम्स, ornaments, taxes and land। In the case of land grant, the inscription describe the grant in detail, the names of the inscribed and the officials who surveyed on assessed the land are also mentioned। Temples and bronze sculpture। ब्रॉन्ज स्कल्पचर एक एलॉय है। The Cholas built magnificent temples and as well known as their bronze sculpture। जो चोलास थे वो जाने जाते थे किसके लिए? टेम्पल्स बनाने के लिए, अच्छे अच्छे, इसीलिए साउथ इंडिया में देखिए जाकर के बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हैं। और स्कल्पचर मीन्स ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने में वे कुशल कारीगर थे। द भद्रेश्वर टेम्पल एंड द टेम्पल ऑफ गांगीकोंडा चोलापुरम हैज द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोला। अब देखिए ये जो टेम्पल्स होते थे उनके चारों तरफ ये सब सेटल्स होते थे, उनके अपने खुद के होते थे, जैसे डांसर, म्यूजिशियन, फ्लोरिस्ट जो फूल बेचते थे, कुक्स, कारपेंटर्स, स्वीपर, पॉटर्स, गार्डनर्स, वाशरमैन, ये सब वहीं उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स में रहते थे, जहाँ पर रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल फंक्शन भी टेम्पल के जो प्रेमिसेस था, हॉल था, उसमें रखे जाते थे। स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल आल्सो ग्रू अराउंड दिस टेम्पल्स। और उसी टेम्पल्स के चारों तरफ या उसी जगह के आसपास ही स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए जाते थे। प्लेस ऑफ वर्शिप, ये एक सिर्फ पूजा करने का ही जगह नहीं होती थी, बल्कि क्या होती थी, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ को भी हिस्सा मानते थे। द चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर आर सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ब्लैक स्मिथ्स मेड ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डेटीज एज वेल एज डिवोटीज। ब्रॉन्ज स्कल्पचर मीन्स ब्रॉन्ज एक एलॉय है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अग्रेरियन मेजर्स अंडर द चोलाज। द चोलाज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविनेंस कॉल्ड मंडलम। जो चोलाज एम्पायर था वो डिवाइड करते, उसको किस में डिवाइड करते थे? मंडलम बोलते थे। प्रिंसेस ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड वर अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफ मंडलम। जो उसकी प्रिंसेस होते थे वो ही गवर्न करते थे, उन्हीं अपॉइंट करते थे मंडलम के देख रेख के लिए। मंडलम वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड। जो मंडलम अब था वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता था, उसको बोलते थे वेलांडूस। मंडलम अब किस में फर्दर डिवाइड हो गया था? वेलांडू। और जो वेलांडू था उसको डिवाइडेड हो गया था विलेज में। अब जैसे मंडलम डिवाइडेड हुआ वेलांडू में, वेलांडू डिवाइड हुआ विलेजेस में। उन विलेजेस को क्या बोला गया? नाडू। एवरी नाडू वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू विलेज ग्रुप। वेलांडू ग्रुप ऑफ विलेज। अ ग्रुप ऑफ विलेज कंसिस्ट ऑफ पीजेंट। पीजेंट्स में जो पीजेंट्स फैमिली में जो कृषक फैमिली होती थी, फार्मर फैमिलीज। अ विलेज फाउंड बाय द नाडू
During the rule of the Cholas, the Nadu expanded as king gave land grants called Brahmadeva to the Brahman scholars and temples. As a result, a number of Brahmins, तो ऐसे जब वो दे देते थे जमीन ब्राह्मण को दे देते थे तो क्या हुआ इस दौरान क्या हुआ तो जो टेम्पल में ही वो के आसपास सेटल होने लगे कई सारे ब्राह्मण वहां पर सेटल हो गए साउथ इंडिया में. Villages had assemblies which were gathering of all adult male member. जो सभा जो रखी जाती थी वो एडल्ट की होती थी और उसमें मेल रहते थे फीमेल का नहीं रखते थे. द ब्राह्मण्स विलेज असेंबली वॉज कॉल्ड. सभा जो ब्राह्मण की असेंबली होती थी वो सभा बोलते थे और जो नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी उसको अर बोलते थे. We come to know about the Chola village assembly selected their representative from two inscriptions dated 919 and 921 from a Brahman village called Uttaramerur. The Sabha helped the king's government to measure the land that was under cultivation, calculate how much tax each person had to pay and then to collect the land revenue. और ये भी देखा जाता था कि कौन सा पर्सन कौन सा अब जिसके पास जो होता था उसको वही टैक्स देना पड़ता था. जैसे किसान लोग होते थे तो वो अपने अनाज को टैक्स में देते थे. जो कैटल जो बहुत बड़ी संख्या में कैटल्स रखते थे गाय भैंस तो उनको वो टैक्स के रूप में देते थे. People could pay their tax in kind grains or in cash. The Sabha mentioned roads, temples and water tanks, settled all dispute about. जो सभा होती थी वो सब इसका मेंटेन करती थी जैसे रोड है टेम्पल्स है और डिस्प्यूट जो जमीन के डिस्प्यूट्स होते थे उनको मेंटेन करती थी उनका देखरेख करती थी. वाटर एंड इरिगेशन जुडिशियल कमेटी कुड इम्प्रूव फाइन्स एंड पुनिश क्रिमिनल्स. और जो भी उनको नहीं मानता था तो उनको फाइन भी करते थे और पनिश भी दंड भी दिया जाता था. द सभा वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इरिगेशन. और सभा ही रिस्पॉन्सिबल थी जिम्मेदार थी इरिगेशन सिंचाई के कैनाल को बनाने में. सम एरियाज वेल वर डग. कहीं कुछ एरिया में कुएं भी खोदे गए थे. टैंक्स वर आल्सो बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर. टैंक्स अ ग्रेट डैम और एनिकट अक्रॉस द कावेरी रिवर मेड तंजुअर द कैपिटल ऑफ द चोला. तंजुअर थी वो जो किसकी कैपिटल थी चोलाज की. द ग्रैनरी ऑफ द साउथ देयर वॉज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ट्रेड्स एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड